हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए, इस बैंकिंग से मैं कनेक्टेड हूँ। तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स मैंने इस पे एक्सपेंड किया हुआ है। तो डिफरेंट फील्ड्स में भी काम किया हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। बैंक में भी है, इंश्योरेंस में भी है, फिनेंस में भी है अभी। तो काफ़ी एक्सपीरियंस उसमें लिया हुआ है 20 साल तक भी। तो बैंकिंग वगैरह जो रहता है तो इंश्योरेंस से कितना डिफरेंट रहता है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, लोन भी एक प्रोडक्ट है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। इंश्योरेंस एक अपना एक अलग सेगमेंट है, फाइनेंस का एक अपना अलग सेगमेंट है। तो अगर जैसे आप कोई भी बंदा काम करता है तो उसको मतलब ज़्यादा एक्सपोजर किस में मिलता है, कि इंश्योरेंस में या लोन्स में? तो सबका अपना अपना रुचि की बात होती है कि किसको किस में सुटेबल होता है जॉब। ठीक है, किसी को इंश्योरेंस में ज्यादा होता है। अब अलग अलग स्किल्स लोगों के पास होती है, तो अलग अलग प्रकार के फील्ड में वो कभी कभी कोई टिक जाता है, कोई कभी कभी नहीं भी टिक पाता है। तो जैसे कि अगर कोई नया बंदा रहता है, अगर उसको बैंकिंग में आना है तो अपने को बीकॉम करना ही पड़ेगा या कोई भी फील्ड का बंदा आ सकता है? नहीं, अभी फिलहाल तो एनबीएफसी है बहुत सारी, और 12th बेस पे भी लेते हैं। अगर वो रनिंग है उसका ग्रेजुएशन, तो भी वो जॉब कर सकता है। 12वीं पास कोई भी बंदा आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो बीकॉम ही किया हो। अगर वो बीए भी कर रहा है तो भी वो बैंकिंग में आ सकता है। सेल्स की बात जहां तक मैं कर रहा हूँ। सेल्स के लिए अगर मेन कोर में जाना हो बैंकिंग के तो? कोर में जाना हो तो उसके लिए डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज भी होते हैं। तो डिपेंड्स है कि आपकी क्या एजुकेशन है और आपका इंटरव्यू किस प्रकार से हो रहा है, उस पर डिपेंड्स करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर कस्टमर से डील करने का एक सेक्टर है, तो कितना मुश्किल रहता है कोई भी चीज़? अगर आप जैसे आप मेन कर रहे हैं कि लोन्स वगैरह इंश्योरेंस वगैरह रहता है, तो अगर किसी को सेल करना रहता है तो कितना मुश्किल रहता है? देखो, सेल्स हमेशा, मेरा ऐसा मानना है कि भावनात्मक है, जो भावनाओं से जुड़ा होता है। क्योंकि जब हम किसी कस्टमर के पास बैठते हैं तो उसकी भावनाएं कस्टमर अपनी प्रकट करता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम उनकी भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बैंक के रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जिसके मद्देनजर रखते हुए हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां तक मैं फाइनेंस सेक्टर की बात करूं, तो फाइनेंस सेक्टर में ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे ऐसे समय आता है जहाँ पे हम काफी भावनात्मक हो जाते हैं। हम कभी कभी चाहते हैं कि उसको मदद करें, लेकिन कुछ बंधन जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम मदद नहीं कर पाते, तो उस टाइम थोड़ा सा अफसोस होता है। तो आपने कैसे इसमें स्टार्ट किया था? ये एक बहुत लंबी जर्नी है। लगभग 1994 से मैंने यहाँ पे सेकंड में चालू किया था, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में मैंने चालू किया। ठीक है, एक बैंक से चालू किया था जिसमें मैं कासा प्रोडक्ट हैंडल करता था, सेविंग्स अकाउंट अकाउंट ओपनिंग में। हाँ, फिर धीमे धीमे वहां से ग्रोथ करना चालू किया, टीम लीडर हुए। फिर धीमे धीमे कंपनी ने प्रमोट किया, एक ब्रांच दी, दो ब्रांच दी। उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते चले गए, कई कंपनियां, कई स्टेज, कई पड़ाव पार करते करते। तो सबसे मुश्किल स्टेज आपके लिए कौन सा था? जी, सेल्स तो हमेशा एक टफ चैलेंज होता ही है। ठीक है, सेल्स एक मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा जॉब जो है वो सेल्स होता है। क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज है जो आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। आपके पोटेंशियल के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर आप कमा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि सेल्स में हर जगह इंसेंटिव्स वगैरह होता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन आपको दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी सेल्स का बंदा होता है, जितनी मेहनत कर रहा है उसके कई गुना ज्यादा भी उसको पैसा मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी लाइफ स्टाइल भी वो चेंज कर लेता है और मेन कोर्स में वो आ जाता है। ठीक है, तो सेल्स से मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कंपनी हो, कोई भी फील्ड हो, तो सेल्स सबसे महत्वपूर्ण होता है, और सेल्स ही बैकबोन है इस इंडस्ट्रीज का। हाँ, मतलब मैंने भी सुना है कि जो सबसे ज़्यादा सीईओ कोई भी कंपनी का बनता है वो एक सेल्स डिपार्टमेंट से ही मोस्टली होता है। अब जो नीचे से ऊपर आता है तो उसको काफी एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल से काम करने के बाद अगर आदमी ऊपर आता है तो वो उसको सस्टेन कर सकता है, उसको ग्रोथ दिला सकता है अच्छे तरीके से। जैसे कि कोई भी सपोज कीजिए कि कोई एजुकेशन करके डायरेक्ट उस पोस्ट पे आ जाता है, और कोई नीचे से ऊपर आता है, तो दोनों में काफी फर्क होता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल का। और वो जो आया वो पढ़ लिख के आया हुआ है, तो उसको ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है।
स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है कि एजुकेशन? नहीं, अब तो एजुकेशन को मैं डिनाई नहीं करूंगा, एजुकेशन भी मैटर करता है। पर स्किल्स, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आपके अनुभव के सहारे, आपके स्किल्स के सहारे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कभी भी एजुकेशन हमने नहीं किया है, कम किया है, तो उसके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अभ्यास करने से कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हो, तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और सेल्स ही ऐसा माध्यम है जहाँ पे प्रयास करने का अच्छा सा आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। जैसे कि बैंकिंग जो आप सेक्टर में है वहाँ पे कस्टमर से डील करना रहता है, तो आपका फर्स्ट कस्टमर जो एक्सपीरियंस आपको अगर याद हो कि कैसा था, क्या रहा? देखिए, तो काफी साल हो गए फर्स्ट कस्टमर का एक्सपीरियंस, बहुत सारे कस्टमर्स थे, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने पहला सेल्स चालू किया था तो मेरे पास व्हीकल्स भी नहीं था। मैं बस में आया जाया करता था। उस समय मोबाइल का इनकमिंग फ्री हुआ था। ठीक है, आउट गोइंग तो भी चार्ज ज्यादा था उस समय। और कंपनी बैंक में जॉब करता था तो मोबाइल कंपलसरी तो लेना पड़ा था। तो कैसे कैसे करके मोबाइल लिया मैंने। और उसके बाद जर्नी स्टार्ट की अपनी। काफी स्ट्रगल किए। पहले बसों में मैं जाता था, उतर के फिर शॉप वगैरह है कहीं भी, सब में विजिट करता था। अपना जो भी पंपलेट्स वगैरह है जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था। धीमे धीमे मेरा वहां से स्टार्ट हुआ। पहला कस्टमर उतना ज्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन पहला जो कॉल मारा था मैंने कि किसी ने मुझे, फर्स्ट टाइम में किसी अननोन दुकान शॉप में मैंने एंट्री किया, और वहां पे जब बोलने का आता है तो वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और वही एक सेल्स का सबसे बड़ा एंट्री स्टेज होता है। ठीक है, जब आप कहीं भी अननोन जगह जा रहे हैं, अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उसका एक अलग ही फीलिंग आता है। और फर्स्ट टाइम होता है तो उसका कुछ डर जैसा भी लोगों को रहता है, पर उसके बाद वो आदमी खुल जाता है। तो कोई आपको ऐसा कस्टमर याद हो कि जैसे आपने कहा कि आपको कभी कभी लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए पर नहीं कर पाते, कोई ऐसा किसी कोई किस्सा आपको याद हो? ऐसे तो काफी किस्से हुए हैं, लेकिन एक दो इंसिडेंट है जहाँ पे मुझे काफी ज्यादा भावुक हो गया था। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि चाह के भी मदद नहीं कर पाए। सपोज करो किसी ने लोन लिया था, अब फादर के नाम पे लिया था, फादर एक्सपायर हो गए। फादर ने इंश्योरेंस नहीं लिया था, अचानक उनकी डेथ हो गई। लड़का पढ़ लिख के अभी बाहर ही निकला था कि उसके फादर की डेथ हो, सारी जवाबदारी उसके ऊपर आ गई। और वो मिला, काफी रो रहा था, उसकी मम्मी भी थी, वो भी था। तो वो समय मुझे बहुत ही, अपने आप को ऐसा लगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि बैंक के कुछ बंधन होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। और पर्सनली को जो सलाह देना था वो मैंने उनको दिया। लेकिन वो क्षण काफी भावुक था मेरे लिए, क्योंकि एक बच्चा बेचारा अचानक आया और सडनली, इसलिए कभी भी कोई भी फाइनेंस आप करा रहे हैं तो इंश्योरेंस आपको कराना चाहिए। क्योंकि आपके पीछे जो लोग हैं, इंश्योरेंस किस लिए लिया जाता है? इंश्योरेंस हम अपने लिए नहीं लेते, हम हमारे पीछे वाले लोगों के लिए लेते हैं। कि हम भी जब भी ना रहे तो लाइबिलिटीज उनके पीछे ना रहे, इसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तो जब भी आप कोई बड़ी लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रेफर कीजिए, लेना ही चाहिए उसको, ताकि पीछे वाले उसके बाद हैरान ना हो। तो जैसे कुछ डिफरेंट तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है, एसेट का इंश्योरेंस होता है, कार के इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। अभी आपको इतना आज के जमाने में अवेयरनेस लोगों में आ गई है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। मेरा ऐसा मानना है, और लगभग इंडस्ट्रीज का भी ये रूल है, कि आपका जो भी इनकम वार्षिक होती है उसका मिनिमम 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस रहना ही चाहिए। ठीक है, आप अगर साल का 5 लाख रुपया कमा रहे हो तो 5 लाख के हिसाब से उसका 20 टाइम्स आप कर लीजिए। 1 करोड़ रुपए का आपका इंश्योरेंस मिनिमम आपका होना चाहिए। वो इसके लिए कि अगर आप अ- हम या जो भी नहीं रहता है, तो वो 1 करोड़ रुपया वो सामने वाला जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है, उसको जमा करके उसका ब्याज से घर चला सकते हैं, यानी कि जो उसकी इनकम थी वो उसे मिलती जाएगी। और एक फंड भी उनके पास पड़ा रहेगा, तो आने वाले कोई भी समय में उनको कोई काम करना हो, शादी करना हो, मकान करना हो, तो कर सकता है। तो आपने काफ़ी लंबे टाइम से जो बैंकिंग सेक्टर में है, तो आपने दोनों फेज़ देखा होगा, जो पुराना फेज़ था और आज का नया फेज़ है, तो कितना डिफरेंस दिखता है आपको उसमें दोनों में?
बात अच्छी की आपने, क्योंकि ये आज का दौर थोड़ा सेल्स में और सारी चीजों में काफी चेंजेस आया हुआ है। हमने जब शुरुआत की थी तो वो एक प्राइमरी स्टेज था, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं बैंक में जॉब करता था तब उस समय एटीएम कार्ड नया नया आया था। तो लोगों को आइडिया नहीं होता था कि एटीएम कार्ड होता क्या, कि नया नया कार्ड आया तो लोग अपना अकाउंट ओपन कराते थे। कभी कभी क्या होता था कि जो एटीएम होता है, एटीएम के पास में ड्रॉप बॉक्स होता है चेक डालने के लिए, आपको शायद आइडिया हो तो, कि आपका चेक है तो ड्रॉप बॉक्स में डाल, तो कोई कस्टमर अपना एटीएम कार्ड ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था। फिर आपको फोन करता था कि साहब हमारा कार्ड तो वो मशीन में चला गया, अभी तक आया नहीं। तो हम पूछते थे, बताते भाई वो ड्रॉप बॉक्स ही है। तो काफी उस समय नया था तो लोगों में अवेयरनेस नहीं था। आज तो काफी अवेयरनेस आ गया लोगों में, डिजिटलाइजेशन हो गया है पूरा, तो लोग काफी अवेयर हो गए इस चीज के लिए। पहले का सेल्स और आज का सेल्स भी बहुत ही अंतर है। देखो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, मैं किसी की बात में नहीं बोलना चाहता हूँ, कि पहले जो सेल्स का मेरा अनुभव ज्यादा है तो मैं सेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले एक बॉस और एम्प्लॉय का जो रिलेशन हुआ करता था, वो एक दुश्मन की तरह हुआ करता था। तो बॉस अपने एम्प्लॉयज को, जो अपने नीचे सेल्स की बात कर रहा हूँ पर्सनल, दुश्मन के इन द सेंस कि वो उसको एकदम टॉर्चर करता है, डांटता है, हाँ टारगेट करना है, ये करना है, कहाँ है, क्या कर रहा है, तो वो उससे टॉर्चरिंग ज्यादा हो रहा था। फिर एक फेज वो चेंज हुआ, तो वो बॉस और फिर एम्प्लॉय का रिलेशन एक दोस्त की तरह हो गया, कि अब तू दोस्त है यार, तू कर ले यार, ऐसा है यार, समझ ले, फिर तेरा भी ग्रोथ होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा। तो दूसरा फिर अब फेज और भी चेंज हो गया, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी सेल्स में बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से अभी जो भी रिलेशन चल रहा है वो बाप बेटे की तरह रिलेशन हो गया है। एक बॉस अपने एम्प्लॉयज को बेटे की तरह मानता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरा कमाऊ बेटा है, ये करेगा तो मेरा ग्रोथ होगा। तो सेल्स की अलग अलग परिभाषा है, ये मेरा एंगल है, बाकी किसी का व्यू अलग है। तो जैसे ये इंटरनेट से पहले सेल्स करना इजी था या अभी सेल्स करना बहुत इजी है? नहीं, अभी इंटरनेट आने के बाद तो सेल्स इजी काफी हो गया है, क्योंकि हम एक क्लिक में हजारों लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल टाइम में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मैंने खुद किया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग भी जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे, तो आज वो काफी इजी हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। आप एक क्लिक पे काफी लोगों को संपर्क में आ सकते हैं एक साथ में। और इसी डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में काफी कुछ फ्रॉड भी होते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेल्स वगैरह में जैसे आप हैं तो अलग अलग फीचर्स रहते हैं कंपनी के, बैंक के कोई भी रहेगा। जैसे कार्ड आपने बोला एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आ गया। तो आजकल क्रेडिट कार्ड का मतलब ज़्यादा ज़माना हो गया, ईएमआई वगैरह आ गई। तो आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे आज के ज़माने के लिए कि आपको इससे बच के रहना चाहिए, कैसे यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए सारी चीज़ों का? देखो क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज है, अगर उसको सही से यूज कर रहे हो तो। अनावश्यक यूज कर रहे हो, तो कोई भी चीज अनावश्यक यूज करोगे तो वो आपको तकलीफ ही देगी। क्रेडिट कार्ड, कई लोग इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप पे फंस जाते हैं, जाल है एक प्रकार का, कि आज मेरा क्रेडिट कार्ड मैंने यूज कर लिया, अच्छा जरूरत पड़ी मैंने यूज कर लिया, अब मेरा पेमेंट भरने को आया तो उसमें ऑप्शंस भी आता है मिनिमम ड्यू भर दीजिए। अमुक लोग मिनिमम ड्यू भर देते हैं, आउटस्टैंडिंग खड़ा ही रहता है, ब्याज उसमें लगता रहता है। किसी ने एक क्रेडिट कार्ड लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, पांच लिया, छह लिया। तो काफी अभी ऐसे केसेस भी मैंने देखे, अभी मैं फाइनेंस में हूँ तो मैं काफी ऐसे केसेस भी देखे जो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए उनको भी कुछ फाइनेंस बाहर से करना पड़ता है या कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज उतना ही कीजिए जितने आपको जरूरत है। और दूसरी चीज कि क्रेडिट कार्ड जब भी आप अपने पास रखिए, उसका जो भी समय है, निर्धारित समय, उसमें आप अपना पेमेंट समय से भरिए, तब आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का ब्याज भी थोड़ा ज्यादा होता है, जो लोगों में नहीं समझ में आता। मिनिमम ड्यू भरा फिर भी उसको चार्ज तो लगेगा ही। किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है तो। क्रेडिट कार्ड फायदेमंद इसलिए कि सडनली हरदम आदमी के पास पैसा होता नहीं है, ठीक है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो पैसा रहता नहीं तो क्रेडिट कार्ड है, सपोज कीजिए कि कोई अचानक मुझे काम पड़ गया, या कोई मेरे को घर पे वस्तु खरीदनी हुई, टीवी लेना हुआ, फ्रिज लेना हुआ, कुछ भी लेना हुआ, तो क्रेडिट कार्ड है, मैं तो मैं ले सकता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। हमने किया, उसको किया। अब उसमें होता क्या है कि 45 दिन के एक को होता है कि 45 डेज आपको मिलेगा, तो ये इस मामले में बहुत लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते कि 45 डेज होता है क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि आज मैंने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, 45 दिन मुझे मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग डेट होता है,
उस बिलिंग डेट से 45 दिन गिना जाता है। सपोज कीजिए कि आपने 15 दिन बात किया तो आपको 30 दिन ही मिलेगा। आपने 30 दिन बात किया तो 15 दिन ही मिलने वाला है। तो वो एक जो टाइम साइकिल है वो आपको समझना जरूरी है। अगर आप पहले दिन यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा 44 डेज मिल रहा है। उस हिसाब से अगर आप पैसे का अरेंज कर सकते हो तो उस हिसाब से अपना एक्सपेंड भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतने दिन में कर लूंगा, ये पैसा मेरा आ जाएगा, तो आप उसको यूज कीजिए। अब भाई इमरजेंसी की बात है, वो तो अलग ही है, आप इमरजेंसी में तो यूज करेंगे। बाकी क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज है कि आदमी को न चाह के भी शॉपिंग करना वगैरह हुआ, आजकल ऑनलाइन का इतना सारा है, कुछ भी चीज पसंद आई फट से उसने किया, तो उससे थोड़े खर्चे भी बढ़ गए लोगों को। लेकिन ये पर्सनल चीज है, उस पर ज्यादा अपने कमेंट नहीं करेंगे। बैंक्स जो रहता है उसके अंदर अलग अलग जैसे फीचर्स रहते हैं, तो सबसे बेनिफिट देने वाला फीचर कौन सा रहता है बैंकिंग सेक्टर के लिए? देखो बेनिफिट तो बैंकिंग है, हर एक दे रहा है, अपनी अपनी जगह पे दे रहा है। इंश्योरेंस भी जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी है, तो वो भी है। फाइनेंस से तो हर आदमी जुड़ा हुआ है आज। ईएमआई का जो जाल है वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 70-80% लोग ईएमआई पे कर ही रहे हैं। चाहे वो गाड़ी का ईएमआई पे कर रहा हो, चाहे वो टीवी फ्रिज का कर रहा हो, चाहे वो मकान का कर रहा हो, चाहे पर्सनल लोन लिया हो, चाहे गोल्ड लोन लिया हो, चाहे कोई भी लोन लिया हो, तो आज कहीं ना कहीं आदमी ईएमआई से कनेक्टेड है। फाइनेंस के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, थोड़ा खासकर मैं सैलराइड पर्सनों को कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे मैंने काफी देखा हुआ है। सैलराइड पर्सन जो होता है वो लोन ले लेता है। अब सैलराइड पर्सन में होता क्या है, आज सपोज करो मैं हूँ, मेरी सैलरी XYZ है, सपोज करो कि 50,000 रुपया है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी सैलरी 50,000 रुपया है। अब बैंक से वो सबसे पहले वो कमाने लगेगा, तो सबसे पहले या तो मकान लेगा वो, या तो अगर उसके पेरेंट्स का मकान है तो उसको रिनोवेशन कराने की जरूरत, क्योंकि जगह बड़ी चाहिए होती है, उसकी भी शादी होगी, सब होगा। तो मकान लिया तो होम लोन पहले उसने ले लिया। अब होम लोन में होता है क्या है कि आदमी को उसको 60%, 50% उसकी इनकम का वो लोग ईएमआई दे देते हैं। तो आदमी पहले 60% उसका आवक वहां चली गई, बचा 40%। अब 40% में उसको घर भी चलाना है, क्योंकि ईएमआई भी पे करना है 60%। उस केस में क्या होता है, फिर आदमी को सडनली क्या होता है, हाँ हर साल उसको ग्रोथ भी मिलता है, उसको इंक्रीमेंट भी मिलता है, सैलरी बढ़ती भी रहती है। पर उस केस में क्या होता है कि आदमी, कोई ओकेशन पड़ा, किसी की शादी पड़ी, कोई इमरजेंसी मेडिकल आया, कुछ भी आया, तो वो पर्सनल लोन ले लेता है। ठीक है, एक लोन चल रही थी, फिर उसने पर्सनल लोन लिया। अब दोनों को कभी कभी क्या होता है, मैनेज करने में उसको कठिनाई होती है, क्योंकि जो उसने शादी के लिए लिया तो खर्च हो गया, डेड इन्वेस्टमेंट उसको बोलता है, उससे हमको रिटर्न नहीं मिला। फिर उसको दोनों को कवर करने के लिए वो तीसरी लोन ले लेता है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो ईएमआई के जाल में फंसता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी सैलरी से ऊपर वो ईएमआई भी भरने लगता है। तो वो चीज ना हो, उसके लिए हो सके जितना भी आप सिक्योर्ड लोन में जाइए। अनसिक्योर्ड लोन थोड़ी महंगी होती है, और सिक्योर्ड लोन सस्ती होती है उसके मुकाबले। जहां तक हो सके आप सिक्योर्ड लोन लीजिए। जैसे अभी मैं फ़िलहाल में एक वीडियो देख रहा था कि अगर आपकी स्टेबल इनकम है तो आप बैंक से होम लोन ले लीजिए और घर खरीदिए, उसको रेंट पे दीजिए, उससे ईएमआई आपका जो है उससे उससे रेंट से चलता जाएगा। वो सेलिंग का एक टेक्निक है। ठीक है, आप ईएमआई पे कर रहे हो और रेंट, उसके में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, हाँ, ऑलवेज प्रॉपर्टी आपको पैसा देके जाएगी, वो बात सही है। आज आप जो भी कीमत में मकान ले रहे हैं, आने वाले समय में उसकी कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन आप जो लोन ले रहे हो उसका भी आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपके पास एक्सेस मनी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट जो डील है वो प्रॉपर्टी डील होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रॉपर्टी में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट का है, अगर प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो तो जरूर खरीदिए। तो मैं मतलब आपकी तरफ से मतलब प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है क्योंकि प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। जमीन एक अचल संपत्ति है। ठीक है, और उसकी कीमत बढ़ती ही है जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हो रहा है, जमीनों की कीमत हर जगह बढ़ रही है, चाहे आप शहर में ले लीजिए चाहे गांव में ले लीजिए। एग्रीकल्चर भी आजकल काफी पीक पे है, तो गांव में भी जमीनें महंगी होने लगी है। जब से ये कोरोना आया उसके बाद तो ये चलन चला है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स इतना रिटर्न दे दे रहा है। देखो मुझे अनुभव है, स्टॉक्स एक ऐसी चीज है जो स्टॉक्स में उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे समझ पड़ता है उसका। स्टॉक एक प्रकार का एक
माइंड गेम है, क्योंकि स्टॉक में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का इतिहास क्या है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, किस प्रोडक्ट से संबंधित है, आने वाले समय में ट्रेंड क्या चल रहा है, आने वाले समय में ट्रेंड क्या होगा, इस कंपनी का तो ग्रोथ करेगी, तो काफी चीजें उसमें मायने रखती है स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना। अभी बहुत सारे ऐप्स है बताते हैं कि भाई हम, बहुत सारे लोग है सलाह भी देते हैं कि ये खरीदिए वो खरीदिए, ठीक है। तो कोई सब चीज में हमको नहीं पढ़ना, अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक अच्छा सा कोई कंसल्टेंट रख लीजिए, फाइनेंसर, वो आपको सलाह देगा, आप उस हिसाब से काम कीजिए। अभी तो जैसे कि लोग स्टॉक्स में तो घुसते ही हैं, बट उसके साथ साथ ये फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह हो जाता है, उसके अंदर भी घुस जाते हैं। वो एक अलग चीज होगा, दैट इज वेरी रिस्की, राइट। तो पहले भी मैंने बोला कि ये आप विदाउट जानकारी आप किसी में मत घुसिए। पैसे आए, पैसे की बहुत कीमत होती है, तो पैसे को बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अमुक लोग क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ही गवा भी बैठते हैं। कल तो यही ट्रेंड चल रहा है ना कि जल्दी जल्दी जैसे पैसे मिल जाए हाँ, उतना आज के अच्छा। जनरेशन में अभी नई पीढ़ी को ये भी बोला कि थोड़ा सा पेशेंस कम हो गया है, लोगों को जल्दी तरक्की करना है। जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं होता है, सब स्टडी ग्रोथ होता है, जो होगा वो टिका रहेगा, और जो जल्दी होता है वो जल्दी चले भी जाता है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए। मार्केट में आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी भ्रामक चीजें भी आती है, बहुत सारे कंटेंट्स भी लोग डालते हैं, तो उसमें आप न आए, और उसके पहले भी कोई भी चीज होता है उसको बराबर से जांच करें कि एक चीज सही है या नहीं सही है, उसके बाद ही आप कोई भी कदम आगे बढ़ाइए, वो इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, कोई भी चीज हो। मैं जानना चाहता था कि आजकल जैसे कंटेंट क्रिएशन चलता है, रील वगैरह आ रही है, उसके अंदर ही एक फाइनेंस एडवाइस लोग दे रहे हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए जो इंस्टीट्यूशन लेके बैठे हैं, या एडवाइस करता हूँ मैं, सर्टिफाइड जो रहते हैं बंदे। देखिए सर्टिफाइड जो लोग हैं आपको उनसे कांटेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए। आजकल बहुत सारे कॉल्स भी फेक आते हैं, बहुत सारे रील्स, जैसे आपने बताया कि रील्स में भी आ रहे हैं, ये वेबसाइट है यहाँ से लोन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पे हमको नहीं करना चाहिए। ऑथोराइज जो भी है, जो बैंकिंग साइड है, आप उस पे जाइए, आपके ऐप से ऑथोराइज उस पे आप जाइए, ठीक है। तो उसमें भी आपको अगर ऑफर होगी तो उसमें भी आपको दिखेगा, बैंक अगर आपको दे रही है तो उसमें भी दिखेगा। और जहाँ पे हमको संदिग्ध लग रहा है कि हमको यहाँ पे, तो वहां पे आप उसको ओपन ही मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं साइबर। तो उसके हिसाब से हमको बहुत ही सावधानी के साथ काम करना चाहिए, किसी के बातों में ना आके, कोई लोभ प्रलोभन किसी में ना आके, अपने ही दिमाग से, और कोई भी वेबसाइट हो, कोई चीज हो, उसका अच्छे से जांच करने के बाद ही उससे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप पर्सनली किसी से बात करके कर रहा है तो भी आप उस बंदे को पूरा आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ही उससे कोई डील कीजिए। क्योंकि ये देखिए, बैंकिंग एक फाइनेंशियल डील होती है, फाइनेंशियल डील का मतलब हुआ कि आपने अब सारा अपना सब कुछ उसको बता दिया। आज लोन लेने जाते हैं तो हम सब बताते हैं, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या हुआ, क्या सारी चीजें उसको पता चल जाती। तो कोई भी बंदे जो भी आपको मिल रहा है, जो भी गाई आपको मिल रहा है, तो उससे आप अच्छे तरीके से उसको जांच लीजिए कि ये भरोसेमंद है कि नहीं है। बैंक का ऑथोराइज है तो सबसे बेस्ट है। तो कुछ ऐसे मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं जो लोगों को बताई नहीं जाती हैं, जब वो चाहे इन्वेस्ट कर रहा होता है, चाहे आप सेल्स की बात करें, इंश्योरेंस की, कुछ चीज़ें रहती हैं ऐसी बताई नहीं जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये सही एथिक्स है, या ऐसा नहीं करना चाहिए बैंक में? बताने का ऐसा होता है कि बैंकर्स तो बताते ही, क्योंकि सैंक्शन लेटर वगैरह होता है, ठीक है, उस पे कस्टमर सिग्नेचर भी करता है, और आजकल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उसको कॉपी भी भेजी जाती है। पहले भी दिया जाता था साइन करा के। अब वो कस्टमर पढ़ता नहीं है, वो तो उसकी मिस्टेक है। मेरे हिसाब से कस्टमर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सैंक्शन लेटर के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जो लोग जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते, उस टाइम जल्दी जल्दी साइन करके दे देते हैं। सैंक्शन लेटर के अंदर आपका प्री क्लोजर चार्ज क्या लगेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर, आपकी जो भी उसके संबंधित जानकारी, वो सारी चीजें आपको उसमें दी जाती है। फिर बाद में आके लोग बोलते हैं आपने हमको बताया नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी शिकायत करते हैं। हालांकि हम कोई भी लेटर पे साइन करें तो उससे पढ़ लेना चाहिए। सैंक्शन लेटर हो, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं तो भी हमको उसको पढ़ लेना चाहिए, इसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई है। तो बैंक सारी कंडीशन उसमें लिख देती है कि हमारी ये कंडीशंस है, आप ये करेंगे तो आपको ये चार्ज लगेगा, आप ये करेंगे तो ये नहीं लगेगा। तो उसकी जो भी कंडीशन है, डिफरेंट बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जैसे कि आप क्लोजिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। कभी कभी गवर्नमेंट्स के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं, कि भाई अभी जैसे आया था कि होम लोन पे हम क्लोजिंग में चार्ज नहीं लेंगे, पहले चार्ज लिया जाता था, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें मेंशन रहता है, तो कभी भी आप
कोई भी लोन ले रहे हैं तो पहले आप उसको, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई उसको इंग्लिश नहीं आती पढ़ने की, तो एक वर्नाकुलर जैसी भी चीज होती है कि सामने जो भी बैंकर से जो भी है वो उसको बताने का राइट्स, आपका राइट्स है कि आप उससे पूछ सकते हो कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये चीजें इसमें लिखी हुई है, उसके बाद ही आप साइन करें। तो कोई आपको ऐसा कस्टमर मिला जो आप बता रहे थे उसके रिलेटेड, के ऐसा कोई कस्टमर मिला हो जिसने ना पढ़ा हो और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि अरे ऐसा नहीं है, आपने ऐसा हमारे साथ ऐसा कर दिया? आप 20 साल के एक्सपीरियंस में तो ऐसा एक्सपीरियंस मिला ही होगा। ठीक है कि अब वो कस्टमर ने आके बोला भी है कि ऐसा नहीं हमको बताया गया था, ऐसा था वैसा था। हालांकि उस समय सारी चीजें बताई जाती, लेकिन कस्टमर कभी कभी क्या है कि लोन लेने आता है, उस समय उसको फास्ट इमरजेंसी रहती है, कुछ भी रहता है, उस समय जल्दी से ध्यान नहीं देता वो, लोन के चक्कर में फटाफट साइन वाइन करके चले जाता है, पूछता भी नहीं, अगर हम बताते भी तो भी उसको ध्यान में नहीं रहता वो चीजें, क्योंकि हर बैंकर्स को ट्रेनिंग में भी बताया जाता है और रूल्स रेगुलेशन भी हमारे होते हैं कि आपको मैसेज उसको देना है कि आपका ये चीजें है, और उसके लिए हम लोग सैंक्शन लेटर भी देते हैं, तो उसमें कायदेसर सब कुछ लिखा होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। फिर भी अब वो कस्टमर, अब कस्टमर तो कस्टमर होता है, तो कस्टमर को तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो वैसी कंप्लेंट्स भी आती है और उसको रिजोल्व भी किया जाता तो उसको डील कैसे करते हो आप? है। पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है, कस्टमर की भावनात्मक स्थिति को भी समझना होता है, लेकिन बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अंडर में जो भी आता है उसी को मद्देनजर रखते हुए उसका सोल्यूशन दिया जाए। कस्टमर तो कुछ भी मांगेगा, चांद सितारा भी मांगेगा, ठीक है, तो कस्टमर को जो नहीं कर पाएंगे तो वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ अमुक जगह किसी बैंकर्स की भी गलती होती है, तो अमुक जगह किसी कस्टमर की भी गलती होती है, हो सकता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर ये जनरली हो सकता है, बन भी सकता है। तो अगर जैसे कोई भी इंसान है, उसको इंटरनेट बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए या लोकल जो ऑफलाइन बैंकिंग रहती है उसकी तरफ जाना? इंटरनेट बैंकिंग में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के सुविधा दी है, वो काफी अच्छी सुविधा है कि हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पहले जो था कि इस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, आज उससे हम लोग बच गए, जब भी हमको कुछ करना है 1 क्लिक पे काम होता है। और बैंक है, इंटरनेट है, लेकिन उसको जो भी यूज कर रहे हैं आप, तो मैंने पहले भी कहा कि आपका जो भी बैंकिंग का ऑथोराइज वेबसाइट है आप उसी से आप यूज कीजिए, आपका ऐप है वो आप उसी से कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो बैंकें काफी अवेयर हो गई है, ऐप में भी उन्होंने काफी सुधारा किया हुआ है, काफी साइबर अटैक ना हो, साइबर आपका हैक ना हो, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी प्रोसीजर्स की हुई है। तो ये जैसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, जैसे अकाउंट खोलने जाते हैं आप लोग कुछ अंडर में, ऑन अकाउंट भी अपने इंटर ऑनलाइन ही खोलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अपने। ऑनलाइन अकाउंट खोलने में तो कोई चार्जेस नहीं होता है, ऑनलाइन आप तो अकाउंट तो खोल ही सकते हो, अकाउंट ओपनिंग जो भी पेमेंट देना होता है, चेक देना होता है, वो अलग चीज हो गई, आपका चार्जेस नहीं लगेगा। हाँ, बाकी आपका जो डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेस होता है, अमुक जो चार्जेस होते हैं, तो बैंकिंग चार्जेस है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस का है, वो तो कॉमन चीज है, हाँ वो। हाँ, अमुक जैसे भी प्राइवेट बैंक है, बहुत सारी बैंक है, तो वो मिनिमम चार्जेस होता है, मिनिमम आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, सबका अलग अलग है, किसी का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक प्रीमियम अकाउंट हो, तो उस हिसाब से भी रखा जाता है। तो एवरेज मेंटेन के लिए वो सेगमेंट से अलग किया गया है लोगों ने, ताकि उनको प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर मिले। जैसे दो टाइप के अपने बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, एक सरकारी बैंक है, तो लोगों का भरोसा ज़्यादा सरकारी बैंक पे रहता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक पे। जैसे एक आध HDFC, अगर ICICI ये इनकी बात करते हो तो अलग बात है, बाकी उसके सिवा कोई भरोसा भी नहीं करता कि प्राइवेट बैंक में जाना चाहिए। नहीं, अभी देखिए मेरे हिसाब से तो प्राइवेट और सरकारी बैंक में ज्यादा अंतर नहीं है, अब डिपेंड्स कि आप किस एंगल से देख रहे हो उसे, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है, तो बैंकों में ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, प्राइवेट हो कि सरकारी हो। अब पहले मेंटालिटी एक अलग चीज होती है लोगों की कि भाई ये सरकारी चीज है, कभी उठे, तो नियम तो आरबीआई के थ्रू दोनों हैंडल हो रहे हैं, तो नियम तो दोनों के लिए सेम है, तो आप भरोसा कर सकते हैं प्राइवेट बैंकों में भी, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी अपकमिंग बंदा है जो भी आना चाहता है कि सेल्स में बैंकिंग में आना चाहता हो, तो उसके लिए एक आप पीस ऑफ एडवाइस जो देना चाहें? देखिए, करियर बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, मैंने काफी 20 सालों के अंदर लोगों को देखा हुआ है जो, जिनको जीरो से जिन्होंने चालू किया है, जिनको कुछ भी नहीं आता था, बैंकिंग का बी भी पता नहीं था, आज वो अच्छे डिग्रेशन पे बैठे हुए हैं, आज अच्छे पोजीशंस में है वो लोग। काफी बंदों को मैंने खुद ट्रेनिंग दी है, आज तक मेरे कार्यकाल में मैंने लगभग नहीं तो
300-400 लोगों को ट्रेंड किया होगा मैंने, ठीक है, इंटरव्यूज काफी लिए हैं मैंने। इंटरव्यू के टाइम पे ही कुछ अमुक चीजें पता चल जाती है बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ लोग आते हैं कि चलो यार जॉब करना है चलते हैं, वो दोस्त ने बोला था तो चल देते हैं। कुछ लोग घर के प्रेशर है, मम्मी पापा बोल बोल करते हैं चलो जॉब कर लेते हैं। कुछ लोग आते हैं कि भाई आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है उसने करना। कुछ लोग को पेशेंस होता है, नहीं मुझे इसी फील्ड में काम करना है। तो अलग अलग डिफरेंट मेंटालिटी के लोग, बच्चे जो है आजकल के आ रहे हैं, जिसको इंटरेस्ट ज्यादा होता है काम करने का, जिसको है, तो वो स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यू देने आते हैं, कुछ लड़के वो पहले ही पूछ लेते हैं सर सैलरी क्या है, कितने घंटे मुझे काम करना पड़ेगा, कितने बजे घर जा सकता हूँ। तो पहली चीज समझ में आता है कि ये बंदा जो आ रहा है वो सैलरी के लिए काम कर रहा है और आना जाने का पूछ रहा है सेल्स में, जबकि आने का टाइम फिक्स होता है, जाने का नहीं होता है। कुछ बंदे होते हैं जो डायरेक्ट काम की बात करते हैं, तो हम वो पहले स्टेज पे हमको पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा काम करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं, बच्चे हैं। करियर बिल्डअप के लिए मेरे हिसाब से सेल्स सबसे अच्छा माध्यम है। आवक अपनी अच्छी खासी बढ़ा सकते हो और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे भी ले जा सकते हैं। आपका स्किल्स, आपका अनुभव यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे आप इंटरव्यू लेते हो, तो एक ऐसी क्या चीज़ है, एक ऐसी चीज़ बताइए कि जो आप सबसे ज़्यादा देखते हो कि इस बंदे के अंदर ये होना चाहिए। भूख। कमाने की, कुछ करने की भूख। बंदा मतलब गरीब, बहुत बंदे को मैंने भी ऐसे भी इंटरव्यूज लिए जिसके पास व्हीकल्स नहीं है, गरीब है, तो सर मेरे पास व्हीकल नहीं है, लेकिन उसका जो डेडिकेशन देख के लगता है कि ये बंदा काम करेगा, तो उसको रख लेता है, बेटा कर ले, ठीक है 1 महीने बाद में होगा। हुआ भी ऐसा है, उसने काम किया 1 महीने बाद उसने व्हीकल लिया ईएमआई पे, आज वो अच्छे खासे पोजीशन में बैठा हुआ। तो भूख होना बहुत जरूरी है, भूख किसी भी चीज की होना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री में, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी आज के नवयुवानों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको जिस काम को अच्छा लगता है करने में, आप वही काम कीजिए। जरूरी नहीं कि मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, दोस्तों ने बोला या किसी ने बोला तो मैं वही काम करूँ। कोई भी जो सेल्स में जाना चाहता हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी स्किल क्या है जो उसको सीखनी चाहिए? ये कुछ चीज जो जन्मजात होती है, ठीक है, कुछ टैलेंट जन्मजात होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेस्ट सेल्स के लिए मानी जाती है। आपका जो बात करने का तरीका है लोगों से, वो आपका अच्छा है अगर, तो आप सेल्स में काफी ग्रोथ कर सकते हो। जहां तक रहा प्रोडक्ट नॉलेज का सवाल, तो ट्रेनिंग में ले सकता है। प्रोडक्ट कोई भी हो सीख सकता है आदमी, मेरा फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, वोट एवर। अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो उससे ग्रोथ काफी अच्छा कर सकता है। तो जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं उसे यही बोलना चाहूंगा कि सेल्स में ही अपना करियर बनाए। सेल्स एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी।